आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 में आई सबसे बेस्ट हॉरर थ्रिलर मूवी सिनर्स को। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम में कुछ लोग इतना अच्छा गाते थे कि कई बार तो उनकी गाने सुन के स्पिरिट्स यानी कि आत्माएं तक आ जाती थी और उनकी म्यूजिक में इतनी सच्चाई इतनी ताकत हुआ करती थी कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की स्पिरिट्स यानी कि सभी आत्माएं एक साथ आ जाया करती थी। पर डरावनी बात तो ये थी कि इस म्यूजिक को सुन के कई बार इविल स्पिरिट यानी कि बुरी आत्माएं भी आकर्षित हो जाती थी और इस तरह की म्यूजिक को बजाने वाले को फायर पीपल्स बुलाया जाता था। फिर सीन शिफ्ट होता है मूवी की तरफ। हमें एक सैमी नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घायल होता है और उसके हाथ में एक टूटा हुआ गिटार होता है और वो अपनी गाड़ी से उतर के सीधा एक चर्च में जाता है जहाँ उसकी हालत देख के सब लोग डर जाते हैं। फिर हमें इस मूवी के दो लीड कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। ये दोनों ट्विन ब्रदर्स होते हैं। ये दोनों वर्ल्ड वॉर 2 में भी लड़ चुके हैं और साथ ही शिकागो माफिया के लिए भी काम कर चुके हैं और अब ये दोनों भाई अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, इसलिए ये दोनों मिलकर एक क्लब खोलना चाहते हैं जिसे ज्यूब जॉइंट कहते हैं। अब क्लब खोलने के लिए इन्हें इस शहर में एक जगह चाहिए होती है और इसलिए दोनों हॉकवुड नाम के गोरे आदमी से मिलते हैं। मैं गोरा आदमी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय रेसिज्म चला करता था, यानी कि काले और गोरे लोगों में भेदभाव किया जाता था। अब हॉकवुड जैसे ही इन दोनों भाइयों से मिलता है वो थूकना शुरू कर देता है और बात करते दौरान भी उन दोनों की तरफ देख के थूकता ही रहता है। हॉकवुड को काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और इसलिए वो इस जगह को भी उन दोनों भाइयों को नहीं देना चाहता था और उन दोनों भाइयों के पास बहुत सारा पैसा होता है जिसे देख के हॉकवुड मना नहीं कर पाता। अब हमें सैमी को दिखाया जाता है जो अपने खेती का सारा काम खत्म करके अपने गिटार के साथ अपने पिता के पास आया होता है। सैमी के पिता उसके गाँव के चर्च के पादरी है। सैमी के पिता को सैमी का गाना बजाना बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि सैमी के पिता का मानना है कि म्यूजिक शैतान का प्रतीक है। वहीं सैमी काफी अच्छा गाता है और गिटार भी काफी अच्छा बजा लेता है। सैमी ब्लूज म्यूजिक प्ले किया करता था। ब्लूज म्यूजिक में लोग फीलिंग, स्ट्रगल और इमोशंस को गिटार के साथ एक्सप्रेस किया करते थे और सैमी ब्लूज म्यूजिक को सबसे अच्छा बजाया करता था। फिर सैमी अपने पिता से कहता है बेशक आप मेरा साथ ना दो और मेरे भाई मेरा साथ देंगे। असल में स्टैक और स्मोक सैमी के कजन्स थे और वो दोनों सैमी को अपने क्लब में एज अ सिंगर रख लेते हैं। फिर स्टैक और स्मोक चर्च के बाहर आते हैं और सैमी उनकी गाड़ी में बैठ के उनके साथ चला जाता है। फिर वो दोनों रास्ते में रुकते हैं और सैमी को अपना सामान दिखाते हैं जिसमें होता है शराब, बंदूकें, ढेर सारे गन और बहुत सारा पैसा, जिन्हें देख के सैमी हैरान हो जाता है। फिर वहाँ से स्टेक और सैमी निकल जाते हैं मार्केट की तरफ अपनी टीम जमा करने। वहीं स्मोक उन सामान को लेके निकल जाता है दूसरी तरफ। स्मोक उस शहर के मेन मार्केट में जाता है और वहाँ के एक चाइनीज कपल से मिलता है जिनकी एक ग्रोसरी शॉप है। स्मोक उन कपल से डील करता है कि उनके क्लब का सारा खाना पीने का सामान उनके शॉप से जाएगा और बदले में कुछ परसेंटेज उन्हें मिल जाएगा। और जब स्मोक चाइनीज कपल के शॉप से बाहर आता है तभी एक चोर स्मोक की गाड़ी में चोरी करने की कोशिश करता है पर स्मोक उस चोर की गांड पे गोली मार देता है। वो चोर स्मोक को जानता था इसलिए वो स्मोक से माफी मांगता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सैमी और स्टेक दिखाए जाते हैं। वो दोनों एक रेलवे स्टेशन पर जाते हैं जहाँ उन्हें डेल्टा स्लिम नाम का एक म्यूजिशियन मिलता है जो माउथ हारमोनिया बजा रहा था और स्टेक उसके हारमोनिक बजाने के ढंग से काफी इम्प्रेस हो जाता है। स्टेक उसे अपने क्लब में ज्वाइन करने के लिए पूछता है और वो हाँ कह देता है। वहीं स्टेशन पर सैमी को एक लड़की मिलती है जिसका नाम पर्लिन होता है और वो एक सिंगर होती है। सैमी उसे मन ही मन पसंद करता था और उसे भी अपने क्लब में ज्वाइन होने के लिए कह देता है। वहीं एक गोरी लड़की स्टेक को दूर से घूर रही होती है। उसका नाम मैरी होता है। मैरी स्टेक के पास आती है और उसे डांटने लग जाती है क्योंकि स्टेक ने काफी लंबे समय से मैरी से बात नहीं की थी। फिर स्टेक मैरी को अपने क्लब के बारे में बताता है इसलिए मैरी भी उस क्लब में ज्वाइन होने के लिए कह देती है। फिर स्टेक और सैमी कॉर्नब्रेड नाम के एक किसान से मिलते हैं जो डेल्टा स्लिम का ही एक जानने वाला था और स्टेक उस किसान को एक ऑफर देता है कि वो खेती बाड़ी छोड़ के उसके क्लब में एज अ बाउंसर सिक्योरिटी गार्ड बन के काम कर सकता है और बदले में उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे, इसलिए वो भी हाँ कह देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्मोक दिखाया जाता है जो कि अपने एक्स वाइफ के पास आया था। दरअसल स्मोक की एक्स वाइफ काफी अच्छा खाना बनाती थी इसलिए स्मोक उसे अपने क्लब में एज अ कुक रखने आया था। इसी बीच स्मोक और उसकी एक्स वाइफ में उनकी मरी हुई बेटी को लेकर झगड़ा हो जाता है और वो दोनों झगड़ने लगते हैं और झगड़ते झगड़ते रोमांटिक हो जाते हैं और दोनों के बीच में गुलगुलू हो जाता है। अब एक तरह से इनकी जूब जॉइंट की पूरी टीम तैयार हो चुकी थी। अब हमें उस शहर के बाहर एक घर दिखाया जाता है। अब उस घर के बाहर एक आदमी आता है जो कि आधे से आधा जला हुआ था। दरअसल ये आदमी एक वैम्पायर होता है जो धूप के वजह से जल गया था। इस वैम्पायर का नाम रेमिक होता है। रेमिक उस घर के लोगों से मदद की भीख मांगता है और कहता है कि कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं और कहता है कि अगर वो उसे बचा लेते हैं तो रेमिक उन्हें 2 सोने के सिक्के देगा और उन सोने के सिक्कों के लालच में वो घर वाले रेमिक को अंदर ले लेते हैं। कुछ देर बाद
वहाँ पे कुछ वेम्पायर हंटर्स आते हैं जो उस कपल से रेमिक के बारे में पूछते हैं, पर वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई इंसान नहीं आया, इसलिए वेम्पायर हंटर्स वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो लेडीज घर में जाती है वो देखती है कि रेमिक ने उसके पति को काट के उसे भी एक वेम्पायर बना दिया होता है और उसके बाद वो उस लेडीज पे भी हमला कर देता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्मोक और स्टेक का जूप जॉइंट क्लब चालू हो चुका था, जिसमें धीरे धीरे लोग आना शुरू कर देते हैं। अब उस समय एक ब्लैक पर्सन जिसे पूरे दिन रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, पूरे दिन मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, धूप में जलना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, उसे अगर कुछ पैसे देकर अच्छा खाना, शराब, थोड़ा म्यूजिक और थोड़ा डांस मिल जाए तो उसके लिए जगह जन्नत से कम नहीं थी। क्लब में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास पूरे पैसे नहीं थे, पर स्मोक उन्हें आने देता है क्योंकि उन्होंने इस जूप जॉइंट को इसलिए खोला था ताकि ब्लैक लोग भी थोड़ा एंजॉय कर सकें। और अब इन दोनों भाइयों का ये जूप जॉइंट अच्छे से चल चुका था, सब एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी सैमी अपना ब्लूज म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देता है, जिससे मानो इस पार्टी में 4 चांद ही लग जाते हैं। सैमी ब्लूज म्यूजिक को अपने गिटार के साथ इतने शिद्दत के साथ गाता है कि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के स्पिरिट्स को एक साथ आते देख पाते हैं, जैसे इंट्रो में बताया गया था। और इस धुन को सुन के वो वेम्पायर रेमिक भी जूप जॉइंट की ओर आ जाता है। रेमिक और वो दोनों कपल वेम्पायर्स कॉर्नब्रेड से अंदर आने की अनुमति मांगते हैं। अब वेम्पायर्स की एक खास बात होती है कि वो कहीं भी घुसने से पहले इजाजत मांगते हैं और अगर इजाजत नहीं मिलती है तो वो वापस लौट जाते हैं। कॉर्नब्रेड उन तीनों को अंदर आने नहीं देता क्योंकि वो गोरे होते हैं। अब यहाँ स्टेक भी आ जाता है। स्टेक को रेमिक की हरकतों पे थोड़ा शक हो रहा था। रेमिक अपने पास पड़े सोने के सिक्के भी दिखाता है, पर फिर भी स्टेक उन्हें अंदर आने से मना कर देता है, जिससे मजबूरन रेमिक को वहाँ से जाना पड़ता है। पर वो ज्यादा दूर नहीं जाते और क्लब से कुछ दूर बैठ के अपना गाना बजाने लगता है। सब दोबारा अंदर जाके एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, पर स्टेक की गर्लफ्रेंड मैरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो क्लब से बाहर चले जाती है और उन वैम्पायर्स के पास जाती है। दरअसल मैरी रेमिक के सोने के सिक्कों को लेना चाहती थी। मैरी उनसे उनका म्यूजिक सुनाने के लिए कहती है तो वो दो कपल वैम्पायर्स म्यूजिक प्ले करना शुरू करते हैं और रेमिक अचानक से मैरी पर हमला कर देता है। फिर कुछ देर बाद मैरी क्लब में जाती है और कॉर्नब्रेड से अंदर आने के लिए अनुमति मांगती है। दरअसल मैरी भी अब वैम्पायर बन चुकी थी, पर ये बात कॉर्नब्रेड को नहीं पता थी और वो मैरी को अंदर जाने की अनुमति दे देती है। मैरी सीधा स्टेक के पास जाती है और स्टेक को लेके सीधा एक रूम में जाती है, जहाँ मैरी स्टेक के साथ गुलू गुलू करना शुरू कर देती है और मौका पाके स्टेक को भी काट लेती है। तभी वहाँ स्मोक आ जाता है और अपने भाई की हालत देखते ही तुरंत बिना सोचे समझे मैरी पे गोलियां चला देता है। भाई हो तो ऐसा, पर मैरी को स्मोक के गोलियों से कुछ नहीं होता है और फिर वो स्मोक को धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। गोलियों की आवाज सुन के क्लब में सब डर जाते हैं और वैम्पायर की बात सुन के वो समझ जाते हैं कि आज की रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। फिर क्लब में मौजूद सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और आपको पता ही है रेमिक ने उनके साथ क्या किया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स सुन लो। उस क्लब में उस शॉप के ओनर चाइनीज कपल भी थे, जिसकी वाइफ तो क्लब के अंदर ही थी, पर उसका हस्बैंड बाहर गाड़ी रिपेयर करने गया था, जिसे ऑब्वियसली रेमिक ने पकड़ के वैम्पायर बना दिया है। इधर कॉर्नब्रेड भी हल्का होने झाड़ियों में गया था और उसे भी वैम्पायर्स ने काट के उसे वैम्पायर बना दिया है। जिसके बाद कॉर्नब्रेड भी क्लब के बाहर आता है और स्मोक से अंदर आने की इजाजत मांगता है, पर स्मोक समझ जाता है कि ये भी वैम्पायर बन चुका है क्योंकि ये अंदर आने की इजाजत मांग रहा है, पर स्मोक उसे अंदर आने से मना कर देता है। तो कॉर्नब्रेड कहता है ठीक है, मेरे काम के पैसे दे दो। स्मोक जैसे ही उसे पैसा देने जाता है तो वो स्मोक का हाथ काटने जाता है, पर स्मोक कॉर्नब्रेड के मुंह में गोली मार देता है, पर उसे गोली से कुछ नहीं होता और वो उठ के भाग जाता है। और कुछ देर बाद उस चाइनीज लेडीज का हस्बैंड, जो कि अब वैम्पायर बन चुका होता है, वो आता है और क्लब के बाहर खड़े होकर अपनी वाइफ से कहता है कि चलो रात हो गई है, हमें अपनी बेटी के पास भी जाना है। और अपनी बेटी का नाम सुनते ही वो लेडीज गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो और दम है तो मुझसे लड़ो। अब यही इनने पड़ी लकड़ी ले ली क्योंकि वैम्पायर्स को ललकारना उन्हें इन्विटेशन देने की तरह होता है। अब रेमिक क्लब की ओर आने लगता है। अब कोई रास्ता ना देखते हुए स्मोक और उसके बाकी साथी उन वैम्पायर्स से लड़ने का सोच लेते हैं। वो लोग लकड़ी, चक्कू, चांदी का सामान और आग उठा लेते हैं और रेमिक और उनके वैम्पायर्स से भिड़ जाते हैं। यहाँ एक काफी ब्रूटल फाइट दिखाई जाती है। इस दौरान रेमिक स्मोक से कहता है कि लड़के कोई फायदा नहीं है, वैसे भी सुबह तक तुम लोग मारे जाओगे क्योंकि हॉकवुड अपने लोगों को तुम्हें सुबह मारने के लिए आने वाला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लोग ब्लैक हो और हॉकवुड ब्लैक लोगों को ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हारा दुश्मन हम नहीं, हॉकवुड है। तुम लोग हमारे साथ शामिल हो जाओ क्योंकि हम वैम्पायर्स रंगभेद नहीं करते हैं। और अपने भाई के मौत से स्मोक काफी गुस्से में होता है और अकेला ही रेमिक समेत उन सभी वैम्पायर्स पर भारी पड़ने लगता है। और तभी वह वैम्पायर बना हुआ स्टेक भी आ जाता है और दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर रेमिक और उसकी टीम सैमी के पीछे पड़ जाती है। सैमी क्लब से कूद जाता है और काफी दूर तक भागता है, पर रेमिक सैमी को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर अपने पंजे गड़ा देता है, जिससे सैमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपना गिटार रेमिक के सिर पे दे मारता है। सैमी के गिटार पे एक सिल्वर प्लेट होती है जो कि रेमिक के सर में घुस जाती है, जिससे रेमिक की वहीं मौत हो जाती है। और कुछ ही देर में सुबह भी हो जाती है और सूरज की पहली किरण से वो सभी वैम्पायर जल जाते हैं और सब मर जाते हैं। वहीं स्मोक भी आ जाता है जो कि जिंदा
जिंदा होता है। अब सिर्फ स्मोक और सैमी ही बचते हैं। स्मोक सैमी से यहाँ से दूर चले जाने को कहता है क्योंकि कुछ ही देर में हॉकवुड और उसके लोग आने वाले हैं उन्हें मारने के लिए। इसलिए सैमी वहाँ से चला जाता है और स्मोक अपने बंदूकें निकाल लेता है हॉकवुड से लड़ने के लिए। उसके कुछ ही देर बाद हॉकवुड और उसके लोग वहाँ आ जाते हैं और स्मोक अकेला ही उन पर टूट पड़ता है। स्मोक कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो एक ट्रेन प्रोफेशनल किलर था और वो एक एक करके उन सभी लोगों को गोलियों से भून देता है और आखिर में हॉकवुड को भी मार देता है। और इसी दौरान स्मोक को भी काफी सारी गोलियां लगती हैं और एट द एंड स्मोक की भी मृत्यु हो जाती है। फिर हमें सीन वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पे सैमी अपने पिता के चर्च में घायल हालत में खड़ा था। सैमी की हालत देख के उसके पिता समझ जाते हैं कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। सैमी के पिता उससे कहते हैं कि जो भी हुआ भूल जाओ और इस म्यूजिक को छोड़ दो क्योंकि इसी की वजह से ये सब हुआ है और अब मेरी तरह भगवान के रास्ते पे चलो। पर सैमी अपने पिता की एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 1992 का समय दिखाया जाता है जहाँ सैमी एक बहुत बड़ा और फेमस म्यूजिशियन बन चुका है और वो अब भी ब्लूज म्यूजिक जॉनर प्ले करता है। और तभी उससे मिलने स्टेक और मैरी आते हैं। हम देख पाते हैं कि स्टेक और मैरी आज भी वैसे ही हैं जैसे 1932 में थे क्योंकि वो दोनों वैम्पायर्स थे और वैम्पायर्स की उम्र नहीं बढ़ती है। वो दोनों सैमी को वैम्पायर बनने का ऑफर देते हैं पर सैमी आज भी मना कर देता है। फिर सैमी स्टेक से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। स्टेक बताता है कि उस रात स्मोक ने लकड़ी के एक टुकड़े से स्टेक को मार ही दिया था पर स्मोक स्टेक को नहीं मारता है और बदले में एक प्रॉमिस मांगता है कि वो स्टेक को छोड़ देगा पर आइंदा कभी भी वो जिंदगी में सैमी को परेशान नहीं करेगा। स्टेक मान जाता है और वैम्पायर्स की ये एक और बात है कि अगर वो किसी चीज को प्रॉमिस करते हैं तो उसे निभाते हैं और इसलिए उन्होंने इतने सालों में भी सैमी को कभी परेशान नहीं किया। और अब क्योंकि सैमी ने उनका प्रपोजल मना कर दिया है इसलिए उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। पर वो दोनों जाने से पहले सैमी से एक आखिरी बार उसका ब्लूज म्यूजिक प्ले करने के लिए कहते हैं और सैमी उन्हें अपना बेस्ट ब्लूज म्यूजिक सुनाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वैसे आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में बताना और वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप ऐसी और मूवीज की एक्सप्लेनेशन देख सकें।